Everyone, in previous video we seen inheritance of two gene. We have taken two character, sheet shape and sheet color, and we explained the experiment which is given by Mendel, and we got the result like 9 gem, 3 gem, 3 gem, 1, right? Genotypic ratio. Today we will move on our next topic, that is the law of independent assortment, which is totally based on that experiment inheritance of two gene. मीन्स वी कैन से डाईहाइब्रिडाइजेशन की ये जो लॉ है वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, डाईहाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट है जो मेंडल ने दिया है वो, जो सेम मोनोहाइब्रिडाइजेशन के जैसा ही है, बट मोनोहाइब्रिडाइजेशन में हमने 1 कैरेक्टर लिया था, बट ये एक्सपेरिमेंट में हमने 2 कैरेक्टर लिए थे, और वो जो 2 कैरेक्टर है वो एक रूल्स पे, एक लॉ पे डिपेंड होते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो लेट अस सी इन डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने जो देखा था वो द फिनोटाइप, दैट इज फिनोटाइप क्या है, उसमें राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल green appear in the ratio 9 gem 3 gem 3 gem 1, and such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. The ratio of 9 gem 3 gem 3 gem 1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green, 3 yellow 1 green with 3 round 1 wrinkle. This derivation can be written as follow. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, सेम वे यहाँ हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल 3 राउंड्स जेम 1 रिंकल एंड 3 येलो जेम 1 ग्रीन. तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. जो रिजल्ट आपको दिया है वो कि 3 राउंड का 3 येलो के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 3/3 9 राउंड एंड येलो हमको रिजल्ट मिलता है. देन 3 रिंकल एंड येलो मीन्स ऐसे 3 रिंकल एंड येलो. देन 1 राउंड एंड ग्रीन. राउंड एंड ग्रीन का हमने क्रॉस किया तो हमको 3 राउंड एंड ग्रीन मिले. उसके बाद हमने रिंकल और ग्रीन के साथ क्रॉस किया तो हमको 1 रिंकल एंड ग्रीन रिजल्ट मिला, राइट? 3 राउंड एंड 3 येलो मीन्स 9 राउंड एंड येलो. देन 1 रिंकल एंड येलो मीन्स 3 रिंकल एंड येलो. देन 3 राउंड एंड 1 ग्रीन, that is 3 round and green, and 1 wrinkle 1 green means 1 wrinkle and green, right? So based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law state क्या है ये law? When 2 pairs of traits are combined hybrid, कि जब हम दो पैर्स होते हैं ट्रेड्स के वो कंबाइन होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. कि सेग्रीगेशन एक कैरेक्टर जो है, एक पेयर का जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, राइट? इसमें आपको ये समझा रहे हैं कि जब हम 2 कैरेक्टर्स के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तब उसमें एक जो पेयर होती है वो सेग्रीगेट होती है विच इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. द प्यूनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस दरमियान हम अच्छे से समझ पाते हैं प्यूनेट स्क्वायर को. एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन इन द F1, दैट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट. आपको पता है F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था, वही मिला था, आप देख सकते हो यहाँ, राइट? F1 जनरेशन
and we got capital R, capital Y, small y. Consider the segregation of one pair of genes, capital R and small r. Means what? 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have small r. Now, beside each gamete having either capital R or R, it should also have the allele capital Y, small y. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% small r is totally independent from segregation of 50% Y and 50% small y. समझ में आया? अब जैसे कैपिटल R पर्टिकुलरली स्मॉल r से इंडिपेंडेंट है, सेम वे capital R, small r, that is independent from segregation of capital Y, small y. Therefore, 50% of the small r bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. Similarly, जैसे 50% स्मॉल r है उसके साथ कैपिटल Y एंड स्मॉल y होगा, एंड कैपिटल R के पास भी सिमिलरली 50% of the capital R bearing gamete has capital Y and other 50% has small y. Thus there are 4 genotype. That is why हमको 4 genotype मिले gametes के, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y and small y. एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 25% होगी गैमेट प्रोडक्शन की. When you write down 4 types of egg and pollen on the two sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygote that give rise to F2 plant. या आप देख सकते हो हमने Punnett स्क्वायर में ऐसे फीमेल एंड मेल ऐसे गैमेट लिखे हैं, राइट, और हमको इजीली वो हाइब्रिडाइजेशन करना, मीन्स कि ये क्या है? सब ज़ाइगोट है. ये सब क्या है? ये सभी क्या है? हमारा ज़ाइगोट है. तो हमको कितने ज़ाइगोट मिलते हैं? ऐसे 16 ज़ाइगोट मिलते हैं, राइट. Although there are 16 square, how many different type of genotype and phenotype are form? 16 type, right? So 9 gem 3 gem 3 gem 1 रेशियो हमको मिलता है. सो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपको गिनना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है अलग अलग कैरेक्टर लेके. ओके चलो, वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट थियरी, दैट इज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. दैट इज वेरी इजी थियरी विच इज टोटली बेस्ड ऑन meiosis, and you already learned it in 11th standard chapter number 10, right? So it is very easy for you. Mendel published his work on inheritance of character 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 19. कि वो some reason से unrecognized थे. क्यों? क्या रीज़न है उसका? तो फर्स्ट रीज़न आपको दिया है, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज. कम्युनिकेशन जो है वो ईजी नहीं था वो डे में. हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज, राइट. दूसरा रीज़न हम देखते हैं, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स, उसका जो जीन का कंसेप्ट था, सो जीन्स और फैक्टर एज स्टेबल एंड discrete unit that control the expression of traits, and of the pair of allele which did not blend with each other, एक दूसरे के साथ वो blend नहीं होते थे, was not accepted by contemporary as the explanation of any apparently continuous variation seen in nature. की मेंडल के साथ जो भी बायोलॉजिस्ट थे, राइट, जीनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि मिक्सचर नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता है, राइट, और जीन जो है वो अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन उसका कंट्रोल करते हैं. एंड थर्ड रीज़न, 2 रीज़न तो हमको मिल गए. Mendel approach of using mathematics
टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वॉज टोटली न्यू, कि जो भी एक्सप्लेनेशन था मैथमेटिक्स जो था वो टोटली न्यू था दूसरों के लिए, एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, कि इसीलिए न्यू था, न्यू मेथड थी, दैट इज़ वाई उन्होंने सम बायोलॉजिस्ट दे कैन नॉट accept that phenomenon. And finally, through Mendel's work suggested that factors were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of, कि फाइनली ऐसा प्रूव हुआ मेंडल वर्क में कि जीन्स तो एक डिस्क्रीट यूनिट है, बट वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे रहे थे कि वो किससे बने हैं. सो इन 90s 3 साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, द वेराइस, कॉरेंस एंड शेनमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कि मेंडल ने जो भी रिसर्च किया था उसके ऊपर रिसर्च किया. एंड ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी, advancement of microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division, कि तब माइक्रोस्कोप अच्छे से एडवांस आया था, दैट इज़ वाई उन्होंने सेल डिवीज़न केयरफुली ऑब्जर्व किया. एंड दिस लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीज़न, एंड दिस वेर कॉल्ड क्रोमोसोम, कि सेल डिवीज़न के दरमियान जो डिवीज़न होता है वो एक थोड़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो भी डिवाइड होता है और उसको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम. एंड बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कआउट, कि क्रोमोसोम जो मूवमेंट करता है वो भी उन्होंने फाइंड आउट की, रिसर्च की. देन व्हाट शटन एंड बोबरी दोनों साइंटिस्ट आए, एंड दे नॉट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, कि उन्होंने नोट किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, कि क्रोमोसोम मूवमेंट उन्होंने एक्सप्लेन की मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. एंड देन रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड the behavior of chromosome during mitosis means के equal division and during meiosis means के reductional division. The important thing to remember are that the chromosome as well as genes occur in pair. main thing क्या थी कि क्रोमोसोम हो या जीन्स हो वो कैसे होते हैं, पैर में होते हैं. The two allele of the gene pair are located on homologous means के सेम लोकेशन होता है ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट. ओके, यहाँ आपको सेल डिवीज़न दिया है, ये तो आपको पता ही है. G1 मीन्स गैप 1 फेस एंड G2 मीन्स गैप 2 फेस, वेरी इजी, राइट. ये जो येलो एंड ऑरेंज कलर, येलो एंड रेड कलर का क्रोमोसोम है वो बाइवैलेंट हो गए. देन ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का है वो बाइवैलेंट होता है ऐसे. और उसके बाद मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2 एंड उसके बाद फाइनली जर्म सेल में 4 ऐसे जर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट. ये तो आपको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े ही थे आप. उसके बाद आपको एक टेबल दिया है, द कंपेरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स, और ये कंपेरिजन के जो पॉइंट्स दिए उसके ऊपर उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स को पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको ये ए और बी क्या है, जीन है या क्रोमोसोम है, वो फाइंड आउट करना है. तो अच्छे से आपको आएगा, अच्छे से समझना है, पढ़ना अच्छे से. ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि जीन्स के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया. दूसरा एग्जाम्पल है सेम मियोसिस वाला ही एग्जाम्पल है. यहाँ भी आप देख सकते हो 2 पॉसिबिलिटी दी है, और पॉसिबिलिटी में और कुछ नहीं है, कलर अलग अलग है. आप देख सकते हो कि ये कलर जो ऑरेंज कलर है उसके साथ ग्रीन कलर का छोटा क्रोमोसोम है, और यहाँ ऑरेंज के साथ रेड कलर का छोटा क्रोमोसोम है. सेम वे यहाँ येलो के साथ रेड है और यहाँ येलो के साथ ग्रीन क्रोमोसोम है.
तो कैसे आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मियोसिस के, मियोसिस 1 में ये है तो मियोसिस 2 में कैसे होगा, और उसके बाद जर्म सेल जो है वो जर्म सेल में वो क्रोमोसोम कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो आपको दिया है। एंड दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, राइट, कि इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम अपने हिसाब से वो असॉर्ट होते हैं। सो ये आपको इजीली आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, और स्पेशली इन चासमाटा देन क्रॉसिंग ओवर, उसमें बहुत सारे ऐसे आए थे पॉइंट्स, राइट। तो आपको ये पॉसिबिलिटी 1 आपको जो दी है पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, वो कलर के हिसाब से ही क्रोमोसोम को डिफ्रेंशिएट किया है और उसके बाद उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 करवाया, राइट। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपको दी है सटन एंड बोवरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड, कि सटन एंड बोवरी ने देखा कि क्रोमोसोम तो पैर में होते हैं, राइट, और दूसरा कि फैक्टर्स भी पैर में होते हैं। उसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए सटन एंड बोवरी ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। कि सटन एंड बोवरी pairing and separation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carry. That is why Sutton united the knowledge of chromosomal segregation. Sutton ने सारा नॉलेज इकट्ठा किया सेग्रीगेशन का with Mendelian principles and it called chromosomal theory of inheritance. And finally उन्होंने बोला कि this is the chromosomal theory of inheritance. Following this synthesis of idea, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hart Morgan and his colleague lead to discovering the basis for the variation at the sexual reproduction produce. And Morgan work with tiny fruit fly that is called Drosophila melanogaster. You can see in this diagram male and female, मक्खी जैसे दिख रही है, राइट। मक्खी मूवी की बात नहीं कर रही हो, ये आगे का पोर्शन आपको मक्खी जैसा ही दिखता है, सी जो मूवी में मक्खी है ना वो, बट मैं मक्खी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रोसोफिला मेलानोचेस्टर जो जिसपे मेंडल ने वर्क किया उसकी बात कर रही हूँ। क्यों उन्होंने वो ड्रोसोफिला ली थी, क्योंकि उनमें जो भी कैरेक्टर थे वो वेरी सूटेबल थे। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट they could grow on simple synthetic medium in the laboratory. Second, they complete their life cycle within 2 week, कि 2 week में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। थर्ड इज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। फोर्थ इज क्लियर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सेक्स मेल एंड फीमेल, राइट, इजीली डिस्टिंग्विश हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो छोटा है वो मेल है और बड़ी है वो फीमेल है, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट कि हेरिडिटी वेरिएशन जो है, ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन एट लो पावर माइक्रोस्कोप, कि वो इजीली उसकी जो हेरिडिटी है वो लो पावर माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, वो उन्होंने डिस्कवरी की थी, राइट। कि मेंडल ने टाइनी ड्रोसोफिला पे कैसे वर्क किया था, क्यों वर्क किया था वो आपको यहाँ बताया है कि इजीली लैब में ग्रो हो सकती है, उसकी लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट हो सकती है, बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन इजीली हो जाता है, और दूसरा कि वो इजीली उसके जो वेरिएशन है वो हेरिडिटी वेरिएशन लो पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो इसी के हिसाब से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की थियरी मेंडल ने ही दी है। सो वो थियरी हमको पढ़नी है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरी। अगर आपने ये थियरी
अच्छे से पढ़ी नहीं होगी तो आगे का पोर्शन आपको अच्छे से नहीं आएगा. दैट इज़ वाई यू मस्ट लर्न वेरी नाइसली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट. सो यहाँ तक हमने देखा कि आफ्टर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मीन्स के डाईहाइब्रिडेड क्रॉस के बाद जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हमने देखा. देन क्या देखा, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वो देखा. अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, अच्छे से समझना. अगर आप इजीली समझ गए तो आपको कभी भी वो थियरी याद रहेगी. अगर आप वो खोगे, अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको बार बार वो पढ़नी पड़ेगी, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन.